जी, अभी आप गुरु के यहाँ हैं। जी। किस तरह का आशीर्वाद मिला है और क्या मांगने आए हैं? देखिए, जो कुछ जीवन में मिला है वो गुरु के आशीर्वाद से ही मिला है। और हर किसी को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। और मुझे भी जो कुछ मिला है गुरु से ही मिला है, गुरु के आशीर्वाद से मिला है। और मैं जो हूँ, हर व्यक्ति जैसे गुरुमुख होता है, तो मैं गुरुमुख यहीं से हुआ हूँ, अपने गुरु के यहाँ से। और एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। जब मैंने गायकी की शुरुआत की थी तो भी आशीर्वाद मिला था, और अब मैं राजनीति में शुरुआत करने जा रहा हूँ तो अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और आपको पता ही है कि गुरु का तो ऐसा ही होता है कि गुरु का जो है वो बाहर से थपथपाते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं, सारी चीज़ों को, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो अपने शिष्य के साथ होती है। और वो चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो दूर हो जाए और वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, समाज में अपना अच्छा योगदान दे सके। तो बस यही आशीर्वाद गुरु से लेके यहाँ से जा रहा हूँ। टिप्पू यादव आज नामांकन किए कन्नौज से। उन्होंने कहा कि जनता की राय पर वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। चुनाव देखिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है हर व्यक्ति की, हर नागरिक की। तो जिसको जहाँ से भी मन करे चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामपाल यादव ने एक बयान दिया है कि पीएम को कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो उनका पर्सनल विचार होगा। कोई नहीं लेता है ये डिसाइड वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश जो है, सिर्फ अपना देश नहीं, पूरी दुनिया जो है उनको सीरियस ले रही है। और पूरी दुनिया देख रही है कि किस ताकत के साथ में वो हमारे हिंदुस्तान को आज चला रहे हैं। और पूरा देश चाहता है कि वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा अभी तक बीजेपी में थे जी, लेकिन अब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का हाथ थामते ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी वन मैन शो और टू मैन आर्मी की पार्टी बन के रह गई है। मुझे लगता है ये उनका निजी विचार है, पर मेरा विचार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दल से ऊपर देश को रखती है। उसके लिए दल भी नीचे है, देश ऊपर है। हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो हम लोग के सीनियर हैं और गुरु हैं, उनको उनका कुछ पर्सनल स्वार्थ होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है, ये पूरा देश जानता है, ये कोई कहने की बात नहीं। बाकी पार्टियां हैं जो अपने परिवार को लेके चलती है, वंशवाद को लेके चलती है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश को लेके चलती है साथ में। तो मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूँ, ये मुझे नहीं लगता है कैसे। तो सीट वही है, लेकिन नेताजी की जगह बेटा जी आ गए। वही तो बात है, यही बात तो समझने की है कि ये बात कह भी रहे हैं कि पिताजी की विरासत यहाँ पे बचाने आए हैं। पर मुझे लगता है कि थोड़ा इससे ऊपर उठना चाहिए, थोड़ा इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। परिवार से थोड़ा ऊपर उठिए, जाति से थोड़ा ऊपर उठिए, और पूरे देश के बारे में सोचिए कि देश को क्या ज़रूरत है आज। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ आप अगर परिवारवाद में फंसे रहेंगे, जातिवाद में फंसे रहेंगे, तो दुश्मन जो है वो मजबूत हो जाएगा और हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। हमारे देश को अब ज़रूरत ये है कि अलग अलग जाति में बांटने के बजाय आप ये संदेश लेके आइए कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, और हर किसी का ये घर है, पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। तो हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, इंसानियत हमारी जाति है। रुक जाइए, क्यों कर रहे हैं आप? इंसानियत जो है वो हमारा धर्म होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान हमारा घर होना चाहिए। तो ये अगर सोच के हम चलेंगे, थोड़ा परिवारवाद से ऊपर उठेंगे, तो देश का भला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक परिवारवाद, समाजवाद जी, और खासतौर से जातिवाद की राजनीति करने वाले, इस बार जनता उन्हें जवाब देगी, उनको जनता जवाब देगी। और मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ से मुझे ये जातिवाद की राजनीति ख़त्म करनी है। क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी जाता था, कहीं शूटिंग करने जाता था, देश के किसी कोने में जाता था, तो हर जगह लोग पूछते थे मुझसे, आप कहाँ से हैं?
मैं कहता था मैं पूर्वांचल से हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, वहाँ जाति के नाम पे राजनीति होती है क्या? हाँ, होती तो है। तो ये बात मेरे दिमाग में बार बार आ तो रही थी कि इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि देश हित में ये नहीं है, ये गलत है। आप किसी जाति का संगठन बनाइए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय एक साथ एकत्रित होगा, एक साथ संगठित होगा, तो उसकी ताकत होगी, और उस ताकत का प्रयोग आप सही दिशा में कीजिए। पर हुआ क्या, इसके उल्टा हो गया कि ये लोग जाति का संगठन तो बनाए, पर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश के हित में करने के बजाय देश के विरोध में कर रहे हैं। जैसे जो लोग भी राजनीति करते हैं जाति के नाम पे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप संगठन बनाइए, बहुत अच्छी बात है, पर जब ज़रूरत पड़े उस संगठन का शक्ति दिखाने का, तो देश के हित में दिखाइए, आप देश के विरोध में मत दिखाइए। क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने, भारत के प्रधानमंत्री ना बने, तो वो हमारा दुश्मन देश है, वो ऐसा चाहता है। ये बात मुझे समझ में आती है, पर ये बात आप चाहते हो, ये मुझे समझ में नहीं आती है। आप ये संगठन जो बनाए हैं, इसका इस्तेमाल इसलिए मत करिए कि देश के विरोध में हो, आप देश के हित में कीजिए। आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पे एक बड़ा हमला करते हुए कहा है कि 5 साल के किए कार्यकाल की कोई एक उपलब्धि प्रधानमंत्री नहीं बता सकते। अच्छा, इसका कारण ये है कि उनको फिर पता ही नहीं है देश के बारे में, देश में हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। आप आइए, गांव में आइए, आप आकर के देखिए उनके बीच में, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैं जिस गांव से निकला हूं, मैं जहां रहा हूं, बचपन में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि किसी की तबीयत ख़राब हो गई और उसको उसके पत्नी का इलाज कराना है, उसके बच्चे का इलाज कराना है, तो खेती बाड़ी से इतना ही हो पाता है कि साल भर उसका भोजन मिल जाए, वह बहुत है। और अगर उसको किसी इलाज के लिए पैसे अगर इकट्ठा करना है, तो उसको खेत बेचना पड़ता था। थोड़ा सा खेत है, वो बेच के अपनी बीवी का इलाज करा रहा है, बच्चे का इलाज करा रहा है। पर पहला ऐसा देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस बारे में सोचा, उन गरीबों के बारे में सोचा कि नहीं, पहले तो इनको बताओ कि ये बीमारी का कारण क्या है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया उन्होंने कि स्वच्छता से रहो ताकि तुमको बीमारी ना लगे। उन्होंने घर घर में शौचालय बनवाया ताकि ये जो बीमारियां फैल रही हैं, बीमारी ना फैले। इसके बाद भी अगर किसी को बीमारी लग जाती है तो 5 लाख रुपए तक का उन्होंने बीमा योजना दिया कि आप 5 लाख तक का अपना इलाज करवा सकते हैं। ये उनको उपलब्धि नहीं दिखती है। कौन सी उपलब्धि खोजना चाहते? पिछले चुनाव में उनके भाई साहब घूम घूम के गाँव में खाट चौपाल कर रहे थे। देखिए क्या है, मैं एक दिन गलती से खाना खाते समय और उनका भाषण सुनने लगा, तो किसी भी कॉमेडी शो में उतनी हंसी नहीं आती है जितना उनका बात सुन के हंसी आती है। और हंसते हंसते मेरा खाना अटक गया। मैं उस दिन से उनको सुनना, कम से कम खाते समय सुनना बंद कर दिया। जी बिल्कुल। और उनकी वो गलती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। मैं बताता हूँ वो फंसते कहाँ हैं। वो सोचते हैं अंग्रेज़ी में और बोलते हैं हिंदी में। आप उनको खाली ये बात कोई जाके उनसे पूछे, राहुल जी से, राहुल गांधी जी से, कोई भी पूछे कि आप ये ऐसा फंबल करते क्यों हैं, आप ये गलती करते क्यों हैं, तो वो आपको नहीं अगर बताएं तो आप उनको बताइएगा कि आप ना सोचते हैं अंग्रेजी में और बोलते हैं हिंदी में, यहीं फंस जाते हैं। जिस दिन हिंदी में सोचना शुरू कर देंगे उनको कोई गलती नहीं होगी और वो फंबल मारना बंद कर देंगे। मतलब जिस दिन हिंदी में सोचना और हिंदी में बोलना शुरू कर देंगे, देश की जनता स्वीकार लेगी। देश की जनता तब स्वीकारेगी ना आपको जब आप समझ पाएंगे। आप सोच रहे हैं कहीं और के जो कल्चर के हिसाब से, और आप चाहते हैं कि बात करें हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, तो वो कैसे संभव है? होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायावती पीएम बनने का सपना देखिए। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, श्रीमती सुश्री मायावती जी, श्रीमती नहीं बोलना चाहिए उनको, सुश्री मायावती जी, बहन जी, दलितों के नाम पे राजनीति करती हैं। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने संगठन बनाया, बहुत अच्छा किया, खुद शिक्षित हुई और अब संघर्ष करने के बजाय उनका शोषण कर रही हैं। ये गलत है। संघर्ष करने को कहा था बाबा साहब ने, शोषण करने को नहीं कहा था। उन दलितों का आपने संगठन बनाया, दलितों के संगठन के ताकत पे आपको 38 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, और उन 38 सीटों का उन्होंने क्या किया? उन दलितों को देना चाहिए था ना, जिन दलित के नाम पे आपको सीट मिली थी, उनके ताकत पे मिली थी, उनको आपने दिया नहीं। उन 38 सीटों का क्या किया आपने?
और वही आप देश का भी करेंगे, ये भी समझती है जनता। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने देश का प्रधानमंत्री बना ही नहीं सकते ना। अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाएगा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जानते हैं और देश की जनता जानती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनके इस देश को बहुत सही तरीके से चला रहे हैं, ताकत के साथ चला रहे हैं और बहुत सही दिशा में लेके जा रहे हैं। तो हम उनको ही फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, और कोई नहीं बनने वाला, ये पूरा देश तैयार है। वाराणसी से और कोई पार्टी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है जी। अगल बगल के जिलों में प्रत्याशी सारी पार्टियों के लगभग घोषित हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं। ऐसे में क्या लगता है, पार्टियां डर रही हैं या क्या कारण लगता है? देखिए क्या है, सभी पार्टियों की अपनी अपनी नीति होती है और वो अपनी नीति के हिसाब से चलते हैं। अब उनका क्या नीति है, उनकी योजना क्या है, अब तो वही जानते होंगे वो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको हक भी है, हर पार्टी को अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाने का हक है, और वो बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा लगता है परिवारवाद की राजनीति करती है। देखिए क्या है कि जो भी उनका पुराना कार्य है, वो कार्य ही उन पे भारी पड़ने वाला है। आजमगढ़ से पिछली बार नेताजी चुनाव जीते थे, और आजमगढ़ की जनता उनको आज तक देख रही है कि नेताजी आएंगे कब, क्योंकि जीतने के बाद 5 साल तक नेताजी कभी आए ही नहीं। तो आजमगढ़ की जनता ये बात समझ चुकी है कि जीतने के लिए तो आप आ जाते हैं आजमगढ़, उसके बाद आजमगढ़ की सुध नहीं आती है आपको। अच्छी बात है कि आप व्यस्त हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करिए ना, कोई यहीं का व्यक्ति आप यहाँ दे दीजिए जो यहाँ रहे, और जीतने के बाद आजमगढ़ की लोगों की समस्याओं को सुने, उनके बीच में रहे। आपके पास समय नहीं है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ जीतने के लिए आजमगढ़ नहीं आना चाहिए, ये आजमगढ़ की जनता समझ रही है। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र के लिए? मेरी प्राथमिकता वही है, चूँकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, आजमगढ़ गाज़ीपुर लगा हुआ है, आपको पता है, और मैं यहाँ पैदा हुआ, और ऐसा नहीं कि किसी राजा महाराजा के घर में पैदा हुआ, मैं गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, और वो सारी चीज़ें मैंने की है जो हमारे आजमगढ़ गाज़ीपुर पूर्वांचल के लोग करते हैं। खेती किया है मैंने, पशुपालन किया है मैंने। तो एक किसान की क्या मजबूरियां हैं, एक किसान की क्या दिक्कतें हैं, वो सब मुझे पता है। तो मेरा सारा ध्यान उसी पे होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला किसान है और सबसे ज़्यादा परेशान भी किसान है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव जीतने के बाद आपकी व्यस्त लाइफ है, जनता को उसमें आप कैसे देंगे? नहीं, वो व्यस्त लाइफ छोड़ के आया हूँ मैं। उस व्यस्त लाइफ को मैंने बहुत अच्छे से जिया। मैंने बहुत अच्छी जो मेरी पारी रही, फिल्मी पारी, मैंने बहुत धुआंधार खेला, और जनता ने मुझ पे भरोसा करके मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उसको बड़ी ईमानदारी से मैंने निभाया जब तक मैं फिल्म कर रहा था। अब जो है मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं जनता जो मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाई, ये गरीब किसान के बच्चे को इतनी शोहरत दे दिया, इतना नाम दे दिया, वो अब उनके लिए करने के लिए आया है। अब दिनेश लाल यादव इसलिए आया है कि आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अब वक्त है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, मैं आपका प्रतिनिधि बनके और आपके बीच में रह के करूं। जहां तक बात फिल्मों की है, अगर किसी को फिल्म बनाना होगा तो वो आजमगढ़ आएगा। अब निरहुआ को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है जब मैं इतना सक्षम हुआ तो ही यहाँ आ भी पाया हूँ कि अब निरहुआ आजमगढ़ में ही रहेगा। अगर किसी को 1-2 फिल्म बनानी होगी साल में तो वो आजमगढ़ आएंगे, यहीं फिल्म बनाएंगे, पर रहेंगे हम अपने लोगों के बीच में। थोड़ा सा भाजी आ रहा है, आ जाओ भाई। हाँ, ठीक है, हाँ।